हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि मैं साइंस के टॉपिक लेके बीच में आपके हाजिर रहता हूं, हमेशा नए नए टॉपिक के बारे में, नए नए ज्ञान के साथ, नए नए क्या कहते हैं गुण प्रॉपर्टीज के साथ मैं आपके बीच फिर से दोबारा हाजिर हुआ। आपकी आज की टॉपिक की जो बात होगी वो होगी दैनिक जीवन में यूज होने वाले जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व होते हैं। सोना की बात करते हैं अपन, गोल्ड, उस गोल्ड की डिस्कस करेंगे दोस्तों। किसकी डिस्कस करेंगे दोस्तों? गोल्ड की, यानी सोना की डिस्कस करेंगे। कुछ प्रमुख ऐसे तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में जिनकी हम अपने आप में या आपके लिए जो महत्वपूर्ण जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक की डिस्कस करेंगे और उन्हीं टॉपिक की डिस्कस में हम लेके चलेंगे सोना। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें जिनसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे अपन ने मैंने यहां लिख दिया गोल्ड, तो ये गोल्ड से जो क्वेश्चन बन के आते हैं, इस गोल्ड से क्वेश्चन क्या बन के आता है सोना से, उनकी डिस्कस अपन करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले अपन बात करें सोना। तो सोना का किसी और नाम से भी जाना जाता है, इनका कुछ लैटिन नाम भी होते हैं। यदि अपने से पूछा जाता है कि सोना का लैटिन नाम क्या है, मुझे जैसे पता है, जैसे आपको पता है, पूरे संसार को पता है कि सबसे महंगा यदि देखा जाए सोना जवाहरात तो गहनों के रूप में पहने जाते हैं। हीरा के बाद, हीरा आप हटा दो, हीरा की डिस्कस हम नहीं कर रहे, हीरा की कर चुके हैं। ठीक है ना? यहाँ पे सोना की डिस्कस कर। सोना सबसे आज भी मार्केट वैल्यू प्राइस यदि देखा जाए सबसे ज्यादा इसका देखा जाता है। शादी ब्याह किसी भी न किसी तरह से माँ बहने भाई बंधु हर कोई सोना गहनों के रूप में धारण करते अपने शरीर के अंदर। ठीक है ना? तो ये सोना की बात करें, सोना का यदि पूछ लिया जाए कि लैटिन नाम क्या है तो आप बता सकते हो सोना का लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम ओरम है। क्या है? ओरम। आपसे पूछा जाता है सोना का लैटिन नाम क्या है तो आप बता सकते हो सोना का लैटिन नाम ओरम है। क्या है? ओरम। ओरम। अब सोने को किस अयस्क से प्राप्त किया जाता? अयस्क का नाम क्या है? जिस अयस्क से सोने को प्राप्त किया जाता है उस अयस्क का नाम क्या है? कौन कौन से ऐसे अयस्क हैं प्रमुख जिनसे ये निकल कर आती है और इनको इंडिकेट, इनका रासायनिक सूत्र संकेत किस प्रकार की होती है सोना का? तो सोना का संकेत जो होता है दोस्तों वो Au होता है। क्या होता है? Au। और अयस्क जो है जिस खदान से सोना की प्राप्ति होती है, आपसे पूछा जाता सोना का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है, सोना को किस अयस्क से प्राप्त करते हैं तो बता सकते हो कैल्वेराइट। क्या? कैल्वेराइट। कैल्वेराइट। कैल्वेराइट प्रमुख अयस्क है सोना का। एक होता है सिल्वेनाइट्स। क्या होता है? सिल्वेनाइट्स। दो प्रमुख अयस्क माने जाते हैं। कैल्वेराइट प्रमुख अयस्क के रूप में काउंट होता है। सोना का गलनांक कितना होता है दोस्तों? गलनांक पूछा जाए 1063 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक पूछा जाए तो 2600 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 2600 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा इनकी विशिष्ट घनत्व भी पूछा जाता दोस्तों कि सोना का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। तो सोना का विशिष्ट घनत्व होता है 19.3। कितना? 19.3 की बात करते हैं। तीन होता दोस्तों। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता? आपसे यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता दोस्तों। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। बनाने के लिए
इसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब कभी कभी देखते हैं कि सोना शुद्ध होता है, अपन कहते हैं कि सोना शुद्ध सोना लेना, नकली सोना मत लेना, रोल्ड गोल्ड वाली सोना मत लेना, कुछ ऐसे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, इतने कैरेट का सोना होता है, इतने कैरेट का सोना होता है, ये कि 18 कैरेट की होती है, 24 कैरेट की होती है, 22 कैरेट की होती है, इस कैरेट की सोना की बात करते हैं। ठीक है ना, करते कि नहीं करते? हाँ, शुद्ध सोना अपन कहते हैं, 24 कैरेट वाले सोना को शुद्ध सोना कहते हैं। तो स्वर्ण की यानी सोना की जो शुद्धता मापी जाती है वो हमेशा कैरेट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है। स्वर्ण की शुद्धता यानी सोना की शुद्धता, सोना की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में व्यक्त की जाती है। कैरेट में व्यक्त की जाती है दोस्तों। ठीक है, 100% सोना जिसको कहते हैं अपन 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता? 24% का। 24 का 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चौबीस कैरेट का होता है दोस्तों। अब 22 कैरेट के सोने में क्या क्या मिला होते हैं? बाईस कैरेट के सोना में क्या क्या मिला होता है? तो 22 कैरेट के सोना में 22 भाग सोना का सॉरी 24 कैरेट का होता है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इसमें कितने भाग किसका किसका मिला होता है? तो इसमें 22 कैरेट इसमें आपका 22 कैरेट सोना में यदि देख लिया जाए तो 22 कैरेट सोना में 22% भाग सोना का तथा 2% भाग तांबा का होता है। इसी प्रकार यदि 20 कैरेट सोना की बात करें तो 20 भाग सोना तथा 4 भाग कॉपर यानी तांबा का मिला होता है दोस्तों। किसका मिला था? तांबा का मिला होता है। ओके, रोल्ड गोल्ड सोना भी होता है दोस्तों। कौन सा सोना? रोल्ड गोल्ड सोना। रोल्ड गोल्ड सोना को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम सोना, सोना का कृत्रिम रूप, जिसमें 90% तांबे के मिले होते हैं और 10% एल्युमिनियम मिला होता है। क्या मिला होता है? 10% एल्युमिनियम मिला होता है। सोना का प्लस 2 भाग तांबा का। 20 कैरेट सोना में 20 भाग सोना का, 4 भाग तांबा का मिला होता है। ठीक है ना, ये तो देख लिए। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रोल्ड गोल्ड सोना में कितने प्रतिशत क्या क्या मिला होता है, तो आप बता सकते हो रोल्ड गोल्ड सोना को
कृत्रिम, क्या कृत्रिम सोना का कृत्रिम रूप माना जाता है। इसमें 90% भाग कॉपर की और 10% भाग एल्युमिनियम का मिला होता है दोस्तों, मिला होता है। झूठा सोना भी होता है। कौन सा सोना? झूठा सोना भी, बेवकूफों का सोना भी किसे कहते हैं? आयरन पाइराइट्स को। पूछा जाता है कि झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहा गया है? आयरन पाइराइट्स को, ठीक है ना। आयरन पाइराइट्स को। आयरन पाइराइट्स को क्या कहा जाता है? झूठा सोना या बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है दोस्तों। बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑर्सेनाइड का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है दोस्तों। किसके रूप में होता है? विद्युत अपघटय के रूप में। और सर्प विषरोधी सुई बनाना हो तो सर्प विषरोधी सुई में भी हम सोने के कुछ भाग का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं ऑरिक क्लोराइड। क्या कहते हैं? ऑरिक क्लोराइड। आपको ध्यान रखना है, ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड भी सोना का एक रूप माना जाता है, जिनमें उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में करते हैं। रोल गोल्ड सोना की बात हो तो आप बता सकते हो कि रोल गोल्ड सोना किसको कहते हैं? कृत्रिम रूप से तैयार किया गया सोना रोल गोल्ड सोना कहलाता है दोस्तों, जिसे 90% का कॉपर और 10% एल्युमिनियम से मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा सोना पाइराइट्स को झूठों का सोना और बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहां पर पारा की। यह भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पारा को द्रव धातु कहा जाता है। यह द्रव धातु के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अब, ठीक है ना। किसके बारे में? पारा के बारे में। पारा का संकेत क्या होता है और ये कैसा होता है? अपन ने सोना के डिस्कस कर लिए, अब हम पारा का करते हैं। पारा, पारा को हम मरक्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। पारा को हम क्या कहते हैं? मरकरी। पारा का संकेत Hg से लेके चलते हैं। किससे? Hg से। पारा को हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, पारा होता कैसी, विशेषता कैसे है? तो ये चांदी जैसा चमकीला सफेद और चमकीला धातु है। चांदी जैसा सफेद और चमकीला धातु है। कौन? पारा। चांदी जैसा
सफेद और चमकीला धातु है। पारा एकमात्र द्रव धातु है। क्या है? द्रव धातु है। पारा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? पारा सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। यह ऊष्मा का एवं विद्युत का सुचालक होता है। कौन? पारा। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व का मान 13.6 होता है, यानी 13.6 होता है। घनत्व 13.6 होता है। टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं। 4.12 केल्विन ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हो कि 4.12 केल्विन ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा यह एक परमाण्विक होता है। क्या? पारा। पारा एक परमाण्विक द्रव धातु है। पारा एक परमाण्विक द्रव धातु है। ठीक है। इस पारा का डिस्कस करें। पारा से संबंधित बहुत प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। पारा यदि पूछा जाए तो साधारण ताप पर, जो मैंने लिख दिया, पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। कौन? पारा। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा का गलनांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस है। पारा का क्वथनांक बिंदु 357 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 357 डिग्री सेल्सियस है। पारा का ऊष्मीय प्रसार गुणांक
सबसे अच्छा है, फैलती है, टेम्परेचर में फैल जाती है। ठीक है। तापीय प्रसार गुणांक बोले, उष्मीय प्रसार गुणांक बोले तो सबसे अच्छा है। यह धातुओं के साथ, किसके साथ? धातुओं के साथ। यह धातुओं के साथ संयोग करके अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? धातुओं के साथ संयोग करके क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? अमलगम बनाता है। पारा के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। पारा के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? अमलगम कहलाते हैं दोस्तों। यह धातुओं के साथ संयोग कर अमलगम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमलगम बनाते हैं। पारा के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? अमलगम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमलगम। जिसमें पारा मिला होगा जिसमें क्या मिला होगा? जिस धातुओं में पारा मिला होगा वो क्या कहलाएगा? अमलगम। कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अमलगम कहते हैं। जो धातु अमलगम नहीं बनाते हैं पारा के साथ संयोग करके, वो कौन कौन से हैं? लोहा, निकेल, टंगस्टन, प्लेटिनम, कोबाल्ट। ये पारा के साथ मिश्रण करते हैं तो ये अमलगम नहीं बनाते हैं दोस्तों। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ट्यूबलाइट में सामान्यतः मरकरी का वाष्प यानी पारा का वाष्प और ऑर्गन जैसे गैस भरी होती है। ऑर्गन जैसे गैस भरी होती है दोस्तों। बैरोमीटर में पारे की सतह का चढ़ना और उतरना क्रमशः स्वच्छ मौसम एवं तूफान के बारे में सूचना देता है। यदि अपने से पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हो कि बैरोमीटर में पारे की सतह का चढ़ना और उतरना क्रमशः स्वच्छ मौसम और तूफान के बारे में क्या देता है? जानकारी देता है दोस्तों। ठीक है ना। पारा को यदि लौह पात्र में रखा जाता है, पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता दोस्तों। क्या नहीं बनाता? अमलगम नहीं बनाता है। मरकरी ट्यूबलाइट में भी हम पारे की वाष्प और आर्गन जैसे गैस भर देते हैं दोस्तों। ठीक है। ये हो गए हमारे पारा का बात। पारा द्रव धातु है। ठीक है। चलिए अब पारा के अलावा हम बात करेंगे यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी बात करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 की प्रकृति अम्लीय होती है दोस्तों। कैसी होती है? CO2 की प्रकृति अम्लीय होती है। प्रकृति अम्लीय होती है। आपको मैंने बता दिया था एक बार,
भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया में जब यहाँ पे कोयला कार्बन C और ऑक्सीजन O2 जब दोनों को साथ कर लेते हैं तो ये क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। याद है ना, इस चीज़ की डिस्कस कर चुके हैं, फिर इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। CO2 पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। क्या है, प्राणदायिनी गैस है। किसके लिए, पौधों के लिए। CO2 पेड़ पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। क्या है, प्राणदायिनी गैस है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की मात्रा जो है, वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की जो मात्रा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, वो मात्रा कितने प्रतिशत है, 0.03% है दोस्तों। कितना है, 0.03% है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की उपस्थिति 0.03% है। कितनी है, 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। क्या माना जाता है, मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। कौन, CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है ना, इनका ये उत्तराधिकारी एक प्रकार के एजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस रूप में भी यानी शुष्क वर्ग के रूप में भी पाए जाते हैं, या उनको कहते भी, कह भी सकते हो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, ड्राई कोल्ड भी कहते हैं। इनका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा, वो फ्रीज में किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। किसका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। पूछा जाए कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो आप बता सकते हो कि ठोस CO2 का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। किस में किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। यदि कहीं भी किण्वन की क्रिया होती है, किन की क्रिया, फर्मिनेशन की बात करें, कहीं भी फॉर्मिनेशन की क्रिया होती है तो फर्मेंटेशन की क्रिया में CO2 गैस निकलती है दोस्तों। किसी अभिक्रिया में यदि किण्वन की अभिक्रिया होती है, फॉर्मेंटेशन की क्रियाएं होती है तो उसमें CO2 गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी CO2 गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस, CO2 गैस प्रयुक्त होती है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 गैस घुली रहती है बेटा। क्या रहती है, CO2 गैस घुली रहती है सोडा वाटर में। अम्लता दूर करने में, शीतल पेयजल में भी, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, उनमें भी उच्च दाब पर CO2 गैस भरी रहती है दोस्तों। क्या रहती है, CO2 गैस भरी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। क्या कहा दोस्तों अपन ने,
कि कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल क्या कहलाता है? कार्बोनिक अम्ल कहलाता है, H2CO3। H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम भी आते हैं, यानी अग्निशामक यंत्र में भी काम आते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका डिस्कस कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम बात करेंगे यहां पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुभार पूछ ले दोस्तों, तो इनका अणुभार होते हैं 28। कितना? 28। कैसे निकाल सकते हो 28? कार्बन का कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन O2, इनका होता है अणुभार 16। तो 16 दूनी 18 और 12, कार्बन 12 और ये 18। CO का अणुभार 16, हाँ सॉरी, कार्बन का 12 और O का 16, ठीक है ना? कितने हो गए अणुभार? 28। ठीक है, 28 होता है इनका अणुभार। यह रंगहीन, गंधहीन, यह रंगहीन, स्वादहीन, विषैले जल में अत्यंत अल्प घुलनशील, हवा के बराबर भारी तथा ज्वलनशील गैस है। कौन? CO। क्या है दोस्तों ये? यह रंगहीन, स्वादहीन, विषैले, जल में अत्यंत अल्प घुलनशील, हवा के बराबर भार तथा ज्वलनशील गैस है दोस्तों। यह नीली लौ या ज्वाला के साथ जलती है। नीली यानी ब्लू। यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ संयोग करके, किसके साथ? क्लोरीन के साथ संयोग करके फॉस्जिन या कार्बोनिक क्लोराइड का निर्माण करती है, जो एक जहरीली विषैली गैस है। क्या है? जो एक जहरीली विषैली गैस है। मोटर गाड़ियों के धुओं में से जो गैस निकलती है दोस्तों, जो गैस उत्पन्न होती है दोस्तों, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह नगरीय क्षेत्र को, यानी सिटी को, रूरल एरिया को नहीं, अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। इसीलिए इसको कहते हैं नगरीय क्षेत्र का प्रदूषक। किसको? CO को। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहते हैं नगरीय क्षेत्र का प्रदूषक। जब CO क्लोरीन के साथ संयोग करके जो नए गैस का निर्माण करते हैं, जिसे हम फॉस्जिन या हम इसे कार्बोनिक क्लोराइड कहते हैं, यह एक जहरीली विषैली गैस होती है। यह सबसे अत्यंत ही खतरनाक साबित होता है दोस्तों हमारे जेहन के लिए, हमारे सांस के लिए, हमारे आंख के लिए। चलिए, ये डिस्कस हो गई दोस्तों अपने लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की। उसके बाद अपन ने डिस्कस कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड की, फिर उसके डिस्कस कर ली पारा की, फिर से डिस्कस कर लिया अपन ने यहाँ पे सोना का। अब डिस्कस करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता दोस्तों, वो है अपना यहाँ पे अश्रु गैस। ठीक है ना, आंसू गैस भी कह सकते हो, अश्रु गैस यानी टीयर गैस।
क्या? टीयर गैस। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, इनसे भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं पेपरों में। कौन से गैस? अश्रु गैस। यानी आंसू गैस भी कह सकते, टीयर गैस, आंसू गैस। आंसू गैस का प्रयोग यानी अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़, जिसको कहते हैं स्ट्राइक करना, चक्का जाम करना, भीड़ इकट्ठे होना, आंदोलनकारियों के ऊपर भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो, तितर बितर करना, उनको हटाने के लिए हम आंसू गैस का प्रयोग करते हैं। यह गैस जैसे ही मानव नेत्र के संपर्क में आते हैं तो आंखों में जलन पैदा होने लगता है। दोस्तों क्या होने लगता है? आंखों में जलन पैदा होने लगता है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है वो है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या नाम है दोस्तों? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन एक्रेलिन। क्या नाम है? अल्फा क्लोरो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन एक्रेलिन। क्या? एक्रेलिन। आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। इसे प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों भीड़ को नियंत्रित करने में, तितर बितर करने में, ग्रीनस में भरकर प्रयोग किया जाता दोस्तों। इस गैस को किस में भरकर प्रयोग किया जाता? ग्रीनस में। यदि आपसे पूछा जाए इस गैस को भरकर किससे में प्रयोग किया जाता है तो ग्रीनस में। इसे ग्रीनस में भरकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग भी आंसू गैस के तरह यानी अश्रु गैस की तरह ही किया जाता है। ये रही बात दोस्तों अश्रु गैस की। किसकी? अश्रु गैस की। अब छोटा सा टॉपिक एक और है, वो है अम्ल की बात, अम्लीय वर्षा। आपसे पूछा जाता दोस्तों अम्लीय वर्षा के बारे में भी। चलिए अब हम अम्लीय वर्षा की भी बात कर लेते हैं। एसिडिक रेन जिसको कहते हैं, एसिड रेन, प्राकृतिक रूप से यह अम्लीय होती है। क्या होती है? प्राकृतिक रूप से यह अम्लीय होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, क्या? पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड
जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाते हैं। क्या बना देते हैं? और गंधक का तेजाब बना देते हैं। SO2 प्लस NO2, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलने से नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना देते हैं। और ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से, किस रूप से? प्रारंभिक रूप से कारखानाओं की चिमनियों से, बसों और स्वचालित वाहनों के चलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। और यही क्या हो जाता फिर? अम्लीय वर्षा। वर्षा का जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा के जल को हम अम्ल वर्षा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हो गए अम्ल वर्षा के बाद। अब हम बात करेंगे जल की। जल वाटर, सूत्र क्या होता है दोस्तों? प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका अणुसूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में, किसमें? जल के अंदर। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में 1.8 और आयतन के अनुपात में भार के अनुपात में 1:8 और आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। शुद्ध जल जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, अर्थात इसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों। कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होते हैं, जबकि अम्लीय वर्षा जल विद्युत के सुचालक होते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? सबसे शुद्ध जल माना जाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें जल से संबंधित, तो इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यह है कि संपूर्ण जल का 97% भाग समुद्री, किसका? समुद्री, और 3% भाग स्वच्छ जल के रूप में विद्यमान है दोस्तों। किसमें? स्वच्छ जल के रूप में विद्यमान है। जल 0 डिग्री पर यदि बात किया जाए तो 0 डिग्री पर सफेद बर्फ में या सफेद बर्फ के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। शुद्ध जल का यदि क्वथनांक बात किया जाए तो शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप बता सकते हो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इनके अलावा यदि अपने से पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक कितना होता है, तो भी 0 डिग्री सेल्सियस। जल को सबसे अधिक सार्वभौमिक सार्वत्रिक विलायक माना जाता है।
क्या माना जाता? सार्वत्रिक विलायक या सार्वभौमिक विलायक माना जाता है दोस्तों। चलिए आज की टॉपिक हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। जहां तक हम बात करें विशेष, हमने जल, आंसू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोना इत्यादि इन सब की महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनका अपन ने डिस्कस कर लिए। तो नए सेशन से फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।